बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। मैं हूं आपका होस्ट अजीम राना और मेरे साथ मौजूद हैं शहर बानो आवान। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मेरी तरफ से भी आप लोग फिर से गुड मॉर्निंग, खुश रहें, आबाद रहें। तो उम्मीद है कि अभी सर्दी जो है वो कम तो नहीं हुई, लेकिन आप लोग तो खैरियत से होंगे। चाय का कप लेके हमारा प्रोग्राम देखेंगे 2 घंटे तक। हम आपके साथ हैं, आपने परेशान नहीं होना। बहुत फ्रूटफुल डिस्कशन रहेगी, बहुत अच्छे गेस्ट होंगे। परेशान तो होना ही नहीं है, तो परेशान ना होने से आज मुझे आपको शायद मानो किसी ने कहा तो नहीं आपका प्रोग्राम देख के हम परेशान हो जाते हैं। हाँ, लोग कहते हैं हम परेशान हो जाते हैं, आप इतना अच्छा कैसे कर लेते हैं। ये पॉजिटिविटी चाहिए लाइफ में, वेरी गुड। और इतनी सुबह कैसे उठ जाते हैं हम परेशान, क्योंकि मेरे जो जानने वाले हैं ना मुझे कहते हैं हम परेशान हुए तो इतनी सुबह कैसे उठ जाती हूँ। मैंने कहा देखिए, मोटिवेशन चाहिए ज़िंदगी में, तो अल्हम्दुलिल्लाह जब आपको काम करना है तो फिर आपको करना है। वो आप सुबह उठ के करें या शाम को करें। वो कहते हैं ना, अम्मी अक्सर कहती होती थी कि कल वाला काम कभी नहीं होगा, वो कल ना आएगा। काम जो है वो कल पे कभी मत डालें। इसे वैसे प्रोकास्टिनेशन भी बोलते हैं कि आप हर बार सुस्ती इतनी कर देते हैं कि जो काम आपने करना होता है वो कई बार काम आपके बहुत फायदे के लिए होता है वो आप नहीं करते, और फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम ये होता है कि डिले होते होते एक पहाड़ बन जाता है कामों का। सारे काम इकट्ठे हो जाते हैं और फिर आप एक भी कर नहीं पाते। तो यही है कि जी कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। तो जो काम जरूरी है वो अभी करें। अजीम, मुझे ना बड़ी ज़बरदस्त आपने मैसेज दिया, मुझे भी एक मैसेज देना। बिल्कुल बिल्कुल। वो अपनी देखने वाली आवाम को, अपने बहन भाइयों को, सादा लो इंसान जो हैं वो महफूज रहें, वो नकालों से दूर रहें, धोखेबाजों से दूर रहें। क्योंकि धोखेबाज मार्केट में खुले हम फिर रहे हैं। हमारी इसके अलावा कोई ब्रांच नहीं। पढ़े लिखे लोग हमारी इसके अलावा कोई ब्रांच नहीं है। और पढ़े लिखे लोगों को पागल बनाया जा रहा है मजाक के अलावा। अच्छा, ये हाँ, सीरियस ये है कि लोग रिश्तों के जहाँ से देखकर बाकायदा एक पूरा स्कैम चल रहा है। वो बताते हैं कि बड़ी अच्छी पोस्ट पे है हमारा बेटा और वो बहुत अच्छे काम कर रहा है, बड़े अमीर फैमिली हैं या बड़ी अच्छी फैमिली हैं, और वो किसी अच्छे घर की लड़कियों को इस तरह से अपने झांसे में लाते हैं या रिश्ते भेजते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी शेयर की है ये। एग्जैक्टली। और इतना बड़ा गैंग है ये गैंग है, और इतने बड़े इस तरह के गैंग है कि ये प्रॉपर फैमिली पूरी इन्वॉल्व होती है इसमें। फिर उसके बाद जब बात आगे निकलती है तो कहीं ना कहीं से कोई लूप होल निकलता है, पता चलता है कि ये तो बात कोई ना कोई गलत है। वैसे शहरबानो, आपकी बात में अगर मैं थोड़ा सा ऐड करूँ ना, चूंकि हम लोग टीवी चैनल के साथ एसोसिएट हैं, लोगों को पता है हमारी सोशल मीडिया प्रोफाइल से भी, तो लोग अक्सर अप्रोच करते हैं और अपने इस तरह के इश्यूज को डिस्कस करते हैं, और वो समझते हैं कि हम लोग जो है उनके हमारे वेल कनेक्टेड पीपल, तो हम शायद उनके जो मसाइल हैं फौरी हल कर दें, सुन भी लेंगे और हल भी करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। हम जो कर सकते हैं वो यही कर सकते हैं, और वो अवेयरनेस। एग्जैक्टली। मुझसे एक लड़की ने मैसेज किया और उसने मुझे अपनी स्टोरी बताई, और उसके अलावा ये इस तरह की स्टोरीज मैं अपने बहुत करीबी लोगों के साथ भी होते हुए देख चुकी हूँ कि लोग रिश्ते के नाम पे स्कैम करते हैं। तो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, जब भी आपने कहीं रिश्ता करना है या आप किसी के साथ किसी तरह का भी कोई कॉन्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं, आप उनके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन लें। या आपका पक्का और बुनियादी हक है, अगर वो अच्छे लोग हैं तो वो आपको इन्फॉर्मेशन देंगे आपकी जिंदगी के लिए। जो बात आपने शेयर की है ना, मैं सोच रहा हूँ कि ना 7-8 छुट्टियां आ जाए ना, तो मैं छुट्टियों में आराम से तसल्ली से सोचूं इस मसले को लेके। ऐसा मुमकिन है ये छुट्टियां मिल सकती हैं कुछ 7-8? बिल्कुल जी, ये छुट्टियां मिल सकती हैं, लेकिन ये आपको नहीं मिलेंगी। ये मिलेंगी स्कूल गोइंग बच्चों को, कॉलेजेस जाने वाले बच्चों को और यूनिवर्सिटी जाने वाले बच्चों को। 8 छुट्टियां स्कूल जाने वाला बच्चा फरवरी में आपको सुन लें। माँ बाप भी जो रेस्ट करना चाहते हैं, ठंड बहुत है, नहीं उठा जाता, सुबह उठ के बच्चों को तैयार करें, फिर नाश्ता बनाएं, तो 8 छुट्टियां जो है ना वो इलेक्शन पर होने जा रही हैं। अब इस मौके पर आपको पता है कि तालीमी इदारे कितने दिन बंद रहेंगे। इस हवाले से तलबा के लिए बड़ी खबर ये है कि अब 8 दिन तलबा जो है ना वो छुट्टी करेंगे। वो छुट्टी कुछ इस तरह से है कि इलेक्शन से पहले 4 फरवरी को तालीमी इदारे बंद हो जाएंगे, तो दोबारा 12 फरवरी को खुलेंगे। 4 फरवरी को इतवार, 5 फरवरी को कश्मीर डे है, जबकि 6 से 10 फरवरी तक इलेक्शन की छुट्टियां बताई जा रही हैं। तो आगे 11 फरवरी है, फिर संडे है, और कुल मिला के ये 8 छुट्टियां बनती हैं शहरबानो। लेकिन यहाँ पर एक मसला है, हमारे पास मसला छुट्टियां नहीं है, मसला ये है कि बहुत ज्यादा छुट्टी। तो यही तो अगर इलेक्शन में क्यों नहीं आती? इलेक्शन के लिए 1-2 छुट्टी हो जाए तो ठीक है। पाकिस्तान में 2 करोड़ से ज्यादा तादाद है बच्चों की जो स्कूल से बाहर है, यानी कि जो तालीम हासिल नहीं कर पा रहे। और वैसे भी हमारे मुल्क का जो निज़ाम तालीम है ऑल ओवर द वर्ल्ड वो 50 साल 52वां नंबर, और 50 साल, वाकई सही कह रही हैं आप, 50 साल पीछे हम अपने निज़ाम तालीम पर जब नज़र दौड़ाते हैं। फिर ऐसी सूरत हाल में जब इतनी ज़्यादा छुट्टियां आ जाती हैं, और ये तो खैर इंतखाबात को लेकर 8 छुट्टियां ना, इसके अलावा हर महीने कोई ना कोई पब्लिक हॉलीडे, कुछ ना कुछ ऐसा होता ही रहता है। मैं अपना बचपन याद करूं तो मेरे बचपन में तो एक छुट्टी नहीं आती थी। हम बीमार होते थे तो अम्मा अब्बा मेडिसिन दे के हमें स्कूल छोड़ के आते। और यहाँ से अंदाजा लगा सकते शहरबानों की एज क्या है। वैसे शहरबानों एज नहीं बताती हैं।
कि इनके जमाने में आपसे इनके छोटी जमाने है, में जितनी भी छुट्टियां है नहीं ना होती। आपसे छोटी है। सर्दी की छुट्टियां, गर्मी की छुट्टियां, स्मॉग की छुट्टियां, कोरोना की छुट्टियां, पता नहीं कौन कौन सी छुट्टियां, मेरे अब जमाने की भी इलेक्शंस की छुट्टियां। शहरबानो, मेरे जमाने की भी खबर आई। मैं यही कहने वाली सबसे थी। आपके जमाने की खबर नवाज शरीफ नहीं साहब ने नहीं, कल शेयर मैं की है। बता दूं अपने व्यूवर्स को भी कि मेरे जमाने की बिल्कुल ये खबर नहीं है। और हमने नहीं, जब ये नहीं, खबर देखी बिल्कुल तो ये हम भी आपके सोच रहे हैं ज़माने ये की कौन है। सा दौर था कि लेकिन कायद नवाज 10 शरीफ रुपए की सब्जियां। एक वीडियो वायरल हुई है जो बिल्कुल, और मानसहरा में वो खिताब कर रहे थे जलसे से, और जलसे से खिताब करते उन्होंने बोला कि उनका दौरे हुकूमत होता था, और उन्होंने साथ साथ लोगों से भी वादे लिए कि बताओ ऐसा था कि नहीं जब सब्जियां हाँ, 10-10 था। रुपए किलो मिलती थी, पेट्रोल 60 रुपए लीटर था, चीनी 50 रुपए किलो थी। वैसे पेट्रोल 60 रुपए लीटर तो मेरा बहुत पुरानी बात नहीं है। मासूमाना सवाल है नून लीग से और नवाज शरीफ साहब से कि ये कब था? 50s और 60s में कहीं हम सुनते थे कि इस शहरबानो, तरह था। हम लोगों ने जिस तरह बताया शायद उस तरह मजा ना आए। मैं तो कहता हूँ खुद मियां साहब के मुंह से सुनते हैं जबरदस्त, नवाज शरीफ जबरदस्त, साहब ने क्या बहुत कहा। अच्छा, आइए बहुत सुनते अच्छा आइडिया। हुकूमत रही है केपीके में, उन्होंने केपीके का और मानसेर का क्या किया, क्या बनाया उन्होंने यहाँ पर? कोई नया पाकिस्तान बनाया? कोई तब्दीली आई? कोई बेहतरी आई? एक जमाना था नवाज शरीफ वज़ीर आज़म था, सब्जियां 10-10 रुपए किलो बिकती थी और 60 रुपए लीटर तेल था, पेट्रोल था या नहीं था, कोई महंगाई नहीं थी। अल्लाह ताला की बड़ी बरकत थी। माशाल्लाह, क्या बात क्या है। बात है, सब्जियां क्या 10 रुपए किलो बिकती थी, तुम्हें पता नहीं है जी? ये कहाँ पे बिकती यार थी? हो सकता है, शायद हो सकता है कि बिकती हो, लेकिन इनको बहुत मुझे बस एक सवाल का पुराने जवाब दौर दे, में। 50s और 60s में भी नवाज शरीफ की हुकूमत थी? नहीं तब कोई और तब ही दौरे बिकती हुकूमत थी। चल रही थी ये पाकिस्तान में। 2000 के बाद तो नहीं बिकती थी और उससे पहले भी नहीं बिकती थी। हमें तो समझ नहीं आया कब बिकती थी। खैर अब इन्हीं से पूछना पड़ेगा, शायद वो इसको 1000 से मिलाना चाहते होंगे कि वैसे आज 1000 रुपए की शहरबानो, सब्जियां बिक रही आपको हैं। पता है कि इंतखाबात का माहौल बना हुआ है और सारी सियासी जमातें सरगर्म है। इंतखाबात के हवाले से अवाम को राम करने की 16 कोशिशें दिन की जा बाकी रही हैं, हैं। दिए जा रहे हैं, जगह जगह जलसे किए जा रहे हैं। तो जोश खिताबत में इंसान कई दफ़ा बोल देता है कि भाई ऐसे ऐसे होता है। अब कुछ सियासी रहनुमाओं ने ये भी तो बोला ना कि अगर हम इक़्तिदार में आते हैं तो 300 जो है यूनिट बिजली वो एग्जैक्टली मुफ्त देंगे सब्ज आपको। बाग दिखाने के जो काम हैं वो जारी हैं। नवाज शरीफ की जानिब से भी मतवालों का लहू गरमाया गया। बिलावल भुट्टो ने साहिवाल में सियासी मैदान लगाया और जयालों का जोश बढ़ाया। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी भी जनूबी पंजाब के महाज पर सरगर्म है और अपने कारकुनों का जज्बा बढ़ा रही है। इसी तमाम तरह सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं IPP के रहनुमा फयाजुल हसन चौहान साहब। वेलकम टू सुनो साहब, वेलकम टू सुनो। फयाज साहब कैसे हैं? चौहान साहब कैसे हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ये शहरबानो साहिबा बड़ी चहचहा रही है। मुझे तो नवाज शरीफ साहब के बयान ने मुझे घुमा के रख दिया है। वो कहते हैं, सुबह इनको कौन सी खुशखबरियां मिली है वही बता रही कि हूँ जनाब चौहान साहब। एक तो आपके आने की बहुत खुशी है कि आप हमारे साथ हैं। दूसरा मुझे नवाज शरीफ साहब के बयान ने घुमा दिया। वो कहते हैं कि सब्जियां मेरे दौरे हुकूमत में 10-10 रुपए किलो में बिकती थी। ये कब था? ये दौर आपने देखा है? मैंने तो नहीं देखा। मुझे क्या पता था कि आपको मेरे आने की इतनी खुशी होगी। मैं तो सुबह सुबह फजर के बाद बैठा होता था। अब आप आते रहिएगा चौहान साहब। अब आप आते रहिएगा। पूछते जो सवाल पूछ रहे हैं। चौहान साहब ये बताएं कि पहले तो अब खैर खैरियत से आपके हलके की क्या सूरत हाल है और IPP का मंशूर क्या है सर? और चौहान साहब, नवाज शरीफ का सवाल मैंने पूछा है कि उन्होंने बड़ा जोशो जज्बे से मानसहरा में कहा है कि 10-10 रुपए की सब्जियां बिकती थी मेरे दौरे हुकूमत में। तो मेरी जितनी उम्र है मैंने तो इनका दौरे हुकूमत में नहीं देखा। आपने इनके दौरे हुकूमत में देखा है कोई 10 रुपए में सब्जियां 1 किलो बिकती हो? 3 सवाल हो गया, 4-6 और पूछ लो जरा। आगे भी तो अच्छा, चौहान साहब है ना। अच्छा इस तरह है कि 300 यूनिट बिजली फ्री, आई थिंक कि ये कोई इतना, जिसे कहते हैं ना कि सस्पिशियस या एम्बिगुअस किस्म का या एक अनहोना किस्म का या अनसर्टेन किस्म का कोई दावा नहीं है। वजह, अगर आपको 1 करोड़ नौकरियां और 50 लाख घर हजम हो सकते हैं और उस पर पूरी पाकिस्तानी कौम सर धुनती थी जनाब, जो वो वादा किया जाता था, लेकिन चौहान साहब अगर मिले तो वो नहीं ना। हजम हो सकता है। अभी सुने ना, अभी देखो बात पूरी सुनो। मेरे ना कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं टॉक शोज के। सवाल पूछ के ना तो 2 मिनट मुझे बोलने दिया करो। जरूर ठीक है। अच्छा, अब मसला ये है कि ये जो हमने 300 यूनिट बिजली फ्री देने का किया,
हमने जो मोटरसाइकिल सवार हैं उनको हाफ रेट के ऊपर पेट्रोल का कहा, हमने जनाब 12 एकड़ के किसान को जनाब ट्यूबवेल के लिए बिजली फ्री का कहा, हमने हर यूनियन काउंसिल में एक डिस्पेंसरी सरकारी छोटा सा अस्पताल जिसमें क्वालिफाइड डॉक्टर, क्वालिफाइड डिस्पेंसर और अच्छी दवाइयाँ मौजूद हो, हमने कहा 50,000 तनख्वाह कम अज कम मजदूर की होगी। ये अनहोनी नहीं है। किस तरह? अच्छा, मैं आपकी इत्तला के लिए है और आपके प्रोग्राम के जरिए से पूरी पाकिस्तानी कौम की इत्तला के लिए है। पिछले तकरीबन 12-13 साल 15 साल से बेनजीर भुट्टो इनकम स्पोर्ट्स प्रोग्राम और फिर जनाब एहसास प्रोग्राम, इसके तहत कई 100 अरब रुपया रियासत पाकिस्तान, हुकूमत पाकिस्तान आवाम को भिखारी बनाने पे खर्च कर देती है। 2-2 हज़ार, 3-3 हज़ार, 1.5 हज़ार जनाब उनको देना और भिखारी बना देना, लाइन में खड़ा कर देना। अब यही पैसा जो कई 100 अरब रुपया बनता है, कई 100 अरब रुपया, अगर उसको सिस्टमैटिक तरीके से, सिंक्रोनाइज तरीके से, एक अच्छे तरीके से अरेंजमेंट करके आप उन लोअर मिडिल क्लास और पुअर क्लास के जिनके 300 से कम यूनिट्स इस्तेमाल होते हैं उन तक जनाब उनको फैसिलिटेट किया जा सकता है। कोई इतना मुश्किल नहीं है। इसी तरीके से आप मोटरसाइकिल सवारों का है कि आपने कार्ड बनवा दिया, कार्ड बन गया आपका, कार्ड बनने के बाद वो मोटरसाइकिल सवार जाता है अपने मोटरसाइकिल पे, वो किसी बोतल में भर के नहीं लाएगा कि जाके अपनी लैंड क्रूजर में या अपनी गाड़ी में जाके बाद में डाले, वो अपने मोटरसाइकिल को कार्ड दिखा के। तो ये सारी चीजें सिस्टमैटिक तरीके से हम करेंगे, लेकिन बुनियादी चीज होती है देयर इज अ विल, देयर इज अ वे। अगर आपका इरादा है, आपका इरादा नहीं है, तो मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दे दूं। इन्होंने कहा जी 1 करोड़ नौकरियां। जनाबे वाला, मैं वाहिद मिनिस्टर था पंजाब कैबिनेट का, बुजदार कैबिनेट का, मैंने कम अज कम 7 से 10 दफा 2020, 2021, 2022, ये मैं 2019, 2020, 2021 इन 3 सालों में कैबिनेट मीटिंग के अंदर अपना जो मेरा एक टिपिकल थोड़ा सा, जब मैं हद से ज्यादा दबंग और थोड़ा सा क्रस्त हो जाता हूं, मैंने उस स्टाइल में वज़ीर-ए-आला को मुखातिब करके, पूरी ब्यूरोक्रेसी बैठी थी, चीफ सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी, तमाम ब्यूरोक्रेट्स, तमाम सेक्रेटरी और पूरी कैबिनेट, मैंने उनको कहा कि खुदा का खौफ करो, लोगों को रोजगार दो। तुम्हारी लाखों नौकरियां हैं क्लास 4 की और उससे ऊपर की, जिसका एसएनई के अंदर जनाब तस्करा है, जिनका बजट हर साल। चौहान साहब, आप समझते हैं कि फिर ये सारी चीजें जो दावे किए जा रहे हैं ये पूरे होने वाले हैं? हम देखते हैं सियासी मंजरनामे पे आप गहरी नजर रखे होते हैं और शेख रशीद की तरह आप बड़ी पेशगोइयां करते हैं। तो अभी सियासी मंजर की अगर बात करें तो आने वाले दिनों में क्या देख रहे हैं आप, किसकी हुकूमत होगी? देखिए जी, पहले तो ये जो दिन गुजर रहे हैं इसमें ये जो मेरे नकदा कोका वाला जो ऊपर जनाब जो लोग डांस कर रहे हैं ना, तो वो 8 फरवरी की रात को और उससे आगे जाना, फिर वो ये सर पे हाथ रख के कहेंगे हाय मेरा कोका कितने गया, कोका लबो मेरा कोका। अच्छा, ये होने वाला है। हाँ बिल्कुल। चौहान साहब, अभी आपने बोला कि 300 यूनिट बिजली मुफ्त देना कोई बड़ा काम नहीं है, वो आपने एक फार्मूला भी शेयर किया, तो ये वादा नून लीग भी कर रही है, पीपल्स पार्टी भी कर रही है, सबके पास एक ही फार्मूला है। पीपल्स पार्टी ने तो हमारा चोरी किया ना। अच्छा। साहब लाहौर आए, उन्होंने कहा यार कौन सा लॉलीपॉप भेजूं या कौन सी टॉफी भेजूं, उन्होंने कहा यार ए टंगी है ये जरा जो अलीम खान साहब ने आईपीपी ने जरा कटी है, उन्होंने जनाब वो भी राग लापना शुरू कर दिया उन्होंने भी। ये तो चौहान साहब ब्रेकिंग न्यूज दे दिया आपने हमारे प्लेटफॉर्म से कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आईपीपी का मंशूर चोरी कर लिया। आईपीपी का मंशूर 300 यूनिट का सबसे पहले आईपीपी और अलीम खान जो सदर है उन्होंने सबसे पहले ये कहा, और मुसलसल हमने इसको पिछले 8 महीनों के अंदर। शहबाज भी तो यही कह रहे हैं, हमजा शहबाज भी यही कह रहे हैं कि मुझे बस एक दफा जिता दे। वो बाद में सारे शुरू हुए हैं, तो ये सारी कहानी बस ये अभी भी नकदा कोका है। 8 फरवरी के बाद भी नकदा कोका ही होगा। तो चौहान साहब अभी तो डांस करके है, उसके बाद सर हाथ पे रख के जनाब लबो मेरा कोका, हाय मेरा कोका, कितने गया कोका। अच्छा, ये तो मुझे बड़ी डिफरेंट सिचुएशन जो है ना वो दिखाई दे रही है आपकी बात से, जो इशारा मिल रहा है। तो अभी क्या लगता है कितनी सीटें जीत लेगी फ्यूचर के हवाले से? आईपीपी फ्यूचर के हवाले से मैंने कई ऐसी प्रेडिक्शंस पिछले 6-7 दिनों में की हैं, जिसके हवाले से ठंडी मिर्ची हुई है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया में। उनमें से 1-2 मैं आपके सामने रख दूं। लोग समझते हैं कि सिर्फ शायद नवाज शरीफ साहब ही जो है वो वज़ारत उस्मा के हवाले से होली सोली फेवरेट उम्मीदवार है, ऐसी बात नहीं है। अब हालात थोड़े से चेंज हो गए हैं। अच्छा, अब नवाज शरीफ साहब हैं
नवाज शरीफ साहब, मेरी दुआ है कि अल्लाह करे नवाज शरीफ साहब बन जाएं, उनको मौका मिलना चाहिए एक दफा। और मैं कोई, मेरी शुभकामनाएं उनके साथ है, लेकिन जो पिछले 1.5-2 महीनों के अंदर जो पॉलिटिकल फैसले और जो मामलात उनकी तरफ से हुए हैं, उनकी पार्टी की तरफ से, अब चीजें थोड़ी सी बदलती जा रही हैं। अब 33% के करीब वो जनाब फेवरेट है, 33% के करीब बिलावल जरदारी या पीपल्स पार्टी के हैं। और पीपल्स पार्टी का भी मैं आपको एक चीज थोड़ा क्लियर बता दूं, जो कोई समझता है ना कि बिलावल जरदारी साहब जनाब जलसे करते फिर रहे हैं, जगह जगह तकरीरें कर रहे हैं और वो वजारत उज़्मा के कैंडिडेट हैं, और वो अपनी तकरीरों में कहते हैं कि मेरी पार्टी ने मुझे वजीर आजम का कैंडिडेट बनाया है, तो जब पीपल्स पार्टी की किस्मत में अगर वजारत उज़्मा आ भी गई तो वो बिलावल जरदारी साहब के खाते में नहीं आएगी, वो आसिफ जरदारी साहब के खाते में। अच्छा, यानी उनकी जानिब से जो कहा गया था, एक बयान दिया गया था कि बिलावल तो अभी छोटे हैं, वो हम अभी कोशिश कर रहे हैं उनको ट्रेन करने की, तो ये बातें जो है इस बात पे 33% पे आ गई पीपल्स पार्टी, बट आसिफ जरदारी 33% पे आ गए नवाज शरीफ साहब, 33% पे कोई आजाद उम्मीदवार जो जीतेगा, क्योंकि मैंने कहा कि आपको इस दफा 33% के राउंड अबाउट आजाद मेंबर जनाब कौमी असम्बली के अंदर भी नजर आएंगे, सूबाई असम्बली के अंदर भी नजर आएंगे, पंजाब और केपी में खुसूसन। तो कौमी में जो 33% आएंगे, शायद उनमें से भी कोई शायद वजीर आजम बन जाए जनाब। तो सारी कहानी को नजर आ रही है सियासी मंजर। ये आजाद उम्मीदवारों के हवाले से आपने भी रिसेंटली बात करते हुए बोला है कि 70 से 75 हैं जो कि कमिटमेंट करके आ रहे हैं, तो सर अवामी नुमाइंदे तो वोट से मुंतखब होते हैं, कमिटमेंट कहाँ पे हो रही है, कहाँ पे ये कमिटमेंट करके आ रहे हैं और कौन सी कमिटमेंट हो रही है? अवामी नुमाइंदे जो है ना, पार्लिमानी जमहूरियत के अंदर यूनियन काउंसिल से इलेक्शन होता है, अमेरिका, यूरोप और बरतानिया में, और यूनियन काउंसिल से जनाब आपके सिटी पे आता है, सिटी से आपका डिस्ट्रिक्ट पे आता है, डिस्ट्रिक्ट से आपका सूबे पे आता है, सूबे से आपका मरकज होता है, और 100% फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता है। उसमें से लीडरशिप उभरती है, उसमें से बारक ओबामा आता है, उसमें से बरतानिया में हर दूसरा वजीर आजम कि जो अपर मिडिल क्लास का या किसी हद तक रिच क्लास का होता है, लेकिन वो इतना कोई पॉपुलर खानदान नहीं होता सियासत के हवाले से, वो उभर के सामने आता है, एज अ कैंडिडेट बनता है, फिर एज अ वजीर आजम मुंतखब होता है। अच्छा। जनाब जमहूरियत वहाँ की ये है, ये जमहूरियत, ये शादी बेड़ा, ये मासी बेड़ा, ये बदनामे जमाना। चौहान साहब, फिर ये सवाल तो सभी से पूछा जाना चाहिए, इंक्लूडिंग योरसेल्फ, कि आप सब लोग इक्तदार में रहे, तो फिर क्या किया गया? मैं कहता हूँ, मैं पाकिस्तान में अपर मिडिल क्लास का नुमाइंदा हूँ। अच्छा। मैं अल्लाह पाक की तरफ से, नबी पाक के सदके, एक राय रखने के हवाले से एक दबंग आदमी हूँ, और पाकिस्तान की जमहूरियत 40-44 साल भुगती है एज अ सियासी कारकुन, एज अ सियासी लीडर। मैं जानता हूँ यहाँ के क्या हालात है। चौहान साहब, आईपीपी क्या डिफरेंट लेकर आ रही है, क्या लगता है? कौमी पाकिस्तान की जमहूरियत जागीरदारों, वडेरों, सरमायादारों के घर की बंदी और लोंडी है। चौहान साहब, जाते हुए एक सवाल का जवाब दे दें कि आईपीपी को आप कहाँ पर देख रहे हैं इलेक्शंस के बाद? यानी अगर हम नशिस्तों की बात करें तो पंजाब में कौमी और पंजाब असम्बली में कितनी नशिस्तें हासिल कर सकते हैं? आईपीपी के हाथ में डुगडुगी होगी, वो डुगडुगी बजाएगी। ये तो सभी कह रहे हैं। वजीर आजम वाला भी इधर नाचेगा, अपोजिशन लीडर भी उधर नाचेगा, सारे नाचेंगे। वाह वाह वाह। नहीं तो आप एट द सेम टाइम ऑपोजिशन में भी होंगे और हुकूमती बेंचेस पे भी होंगे? नहीं, हम एट द सेम टाइम नहीं होंगे, हम ये मुनाफिकत वाला एटीट्यूड हमारा नहीं है, शेख रशीद वाला, ठीक है ना? हम एक असीक को पास ही होंगे यार। चौहान साहब, जब सब नाचेंगे तो मुल्क कौन चलाएगा? भाई मैंने तो पहले ये कहा है कि हुकूमत साजी की मेकिंग, अभी तो जो हालात है उससे तो अवाम नाच रही है गम से। अवाम नाच रही है, उसको 2 साल जो तहरीक फसाद फिल अर्ज चली है, जिसकी वजह से 40-45% महंगाई हुई है, ये अफसोसनाक चीज है, इंतहाई अफसोसनाक चीज है। ये 2 साल यहाँ पे ना तहरीक फसाद फिल अर्ज चलती, ना आप IMF के साथ करते, ये साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ। और मैं आज आपको एक ब्रेकिंग दे दूं, मेरी रिपोर्ट ये है कि तहरीक इंसाफ के जो साबिक चेयरमैन है जी, उनकी जेल के अंदर एक डिप्टी सुपरिटेंडेंट के साथ झगड़ा हुआ, उसको वो तू कह के मुखातिब मुसलसल कर रहे थे। अच्छा। और उसने फिर अच्छी खासी साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ की तबीयत को साफ किया है, फिजिकल भी और वर्बल। साहब, जाते जाते अगर आप वन लाइनर एक आंसर देते जाएं कि अगर पीपल्स पार्टी हुकूमत में आती है या नून लीग हुकूमत में आती है, तो IPP किसके साथ इत्तेहाद करेगी?
देखिए जी, हम तो मौका और मुनासबत के मुताबिक चीजें देखेंगे, लेकिन मेरी दुआ ये है कि नवाज शरीफ साहब बने या आसिफ जरदारी साहब बने या जहांगीर तरीन साहब बने, कोई भी वजीर आजम बने, 5 साल के लिए कंटिन्यूसली कंसिस्टेंसी के साथ पाकिस्तान के अंदर हुकूमत हो। और ये 2 साल से जो तहरीक फसाद फिल अर्ज चल रही है, इस और ये जो फितना और फसाद पाकिस्तान की सियासत और माशरत के अंदर आया हुआ है, ये खत्म होना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया चौहान साहब, आपने हमें वक्त दिया। और हमारी भी दुआ है कि जितने भी दावे किए जा रहे हैं पहले जो आवाम से कहा जा रहा है कि 300 यूनिट्स आपको फ्री दिए जाएंगे, मजदूर की तनख्वाह जो है वो 50,000 रुपये होगी, जो कि पढ़े लिखे लोग डिग्रियां लेके फिर रहे हैं, उनको नौकरियां नहीं मिल रही, और अगर मिल रही है तो 20 से 25,000 की नौकरी मिल रही है, तो मजदूर को जब 50,000 मिलेंगे तो पढ़े लिखे लोग जो हैं वो ज़्यादा पैसे कमाएंगे। हमारी भी दुआ है कि ये सारे जो दावे हैं, ये वादे, इनकी तकमील हो और जो सियासी पार्टीज हैं वो कुछ करें, कोई काम करें। जी, सियासी पार्टी के दावे वादों का पता नहीं, हम अपना वादा जरूर निभाते हैं, और वो है ब्रेक का, तो ब्रेक के बाद वापस आते हैं। जबरदस्त। तो व्यूवर्स, अब स्पोर्ट्स से मुतल्लिक कोई ख़बर आपके साथ शेयर करते हैं, और वो ये है कि जी टीम मैनेजमेंट के अलावा हमारी कारकर्दगी जूं की तूं है, क्योंकि टीम मैनेजमेंट तो बदल गई है, कारकर्दगी हमारी क्रिकेट टीम की वैसे की वैसे ही। ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में कप्तान भी बदल चुका है। लेकिन अगेन बात वही है कि नहीं बदली तो कारकर्दगी नहीं बदली बस। और अभी रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के साथ जो सीरीज़ में शिकस्त का सामना करना पड़ा है, वो भी तमाम तर सूरत हाल हमारे व्यूवर्स के सामने ही है। तो बहरहाल चेयरमैन पीसीबी जो है वो तब्दील होने जा रहे हैं, और वफाकी हुकूमत ने निगरान वज़ीर आला पंजाब को पीसीबी में अहम ओहदा देने का फैसला कर लिया है। वज़ीर आज़म ने मोहसिन नकवी को पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह के तौर पर जो है उन्हें नया ओहदा दिया गया है, और बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के मेंबर भी वो हैं, और बोर्ड ऑफ गवर्नर्स जो है वो इलेक्शन कराता है चेयरमैन पीसीबी का। तो ये स्पेकुलेशंस हैं कि अब चेयरमैन पीसीबी भी वज़ीर आला पंजाब ही होने जा रहे हैं। तो इस तमाम सूरत हाल पर बात करते हैं। बिल्कुल जी, सीनियर तज्ज़ियाकार स्पोर्ट्स तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं, नोमान न्याज साहब। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। नोमान साहब, सबसे पहले ये बताइएगा कि ज़का अशरफ के इस्तीफे की क्या वजह है? वो कहते हैं मुझे काम नहीं करने दिया गया। कौन सा काम नहीं किया उन्होंने अभी तक? देखिए जी, सबसे पहले तो ज़का अशरफ जो हैं, इस बार जब आए तो ही वाज हेडिंग मैनेजमेंट कमेटी ऑफ द पीसीबी, उनको नॉमिनेट किया गया था। अगर आपको याद हो, ऑन द बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, जो कि पेट्रन का इख्तियार होता है कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो रिपोर्ट्स थी वो ये है कि उनकी क्वालिफिकेशंस मीट नहीं करती थी। ये 2014 पीसीबी का कॉन्स्टिट्यूशन है, और वो जो ग्रेजुएशन वाली शिक है वो उस पर पूरा नहीं उतरते थे, और उसी वजह से हमने देखा कि इलेक्शंस और बीओजी की जो फॉर्मेशन है वो खामखा लेट होती चली गई। एंड ही वाज लकी कि आईसीसी वर्ल्ड कप हो रहा था 2023 वाला, तो उस दौरान इनका पहला टेन्योर ख़त्म हुआ, तो इनको एक्सटेंड किया गया था, बिकॉज उस वक्त केओस को बचाने की कोशिश की गई, लेकिन वो बचा नहीं। और मेरे ख्याल में जी कि ये इट इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट थिंग्स दैट हैपेंड टू पाकिस्तान क्रिकेट, कि उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। उनको करना ही था, क्योंकि उनका टेन्योर ख़त्म हो रहा था 5 जो है फरवरी को। तो आई थिंक कि उनको राइटिंग ऑन द वॉल नज़र आ गया था कि वो इलेक्शंस करवा नहीं सकते, लिटिगेशन बेताशा हो चुकी थी, और ये रीज़न था कि उनको छोड़ना पड़ा। तो काम क्या नहीं करने दिया गया, वो डे टू डे वर्क के लिए आईपीसी ने जो है उन्हें मैंडेट दिया हुआ था, और उन्होंने सिर्फ इलेक्शंस कराने थे और बीओजी बनानी थी। उन्होंने तमाम काम किए सवाए इसके जो उनका मैंडेट था, और तकरीबन 128 से 160 तक उन्होंने जो है बंदों की अपॉइंटमेंट्स की, क्योंकि अब चैलेंज हो जाएंगी, क्योंकि वो भी उनके इख्तियार में नहीं था। मेजर डिसीजन वो ले नहीं सकते थे बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि आईपीसी ने उनको डे टू डे वर्क के लिए रखा हुआ था। सो ये कहना कि उनको काम नहीं करने दिया, बल्कि उनको ऑफिस में इतनी देर लास्ट करना नहीं चाहिए था। उनके ऑफिस में होने की वजह से और इख्तियारात की कमी की वजह से आई थिंक कि पाकिस्तान क्रिकेट को उन्होंने बहुत डैमेज किया है इस मरतबा। तो नुमान साहब, अब इस पे कोई पूछगिछ की जाएगी? नुमान साहब, सुन पा रहे हैं आप? जी नुमान साहब, अब जो निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी के बारे में बताया जा रहा है कि अब इनको बनाया जा रहा है, तो क्या चेयरमैन पीसीबी बनने के लिए निगरान वज़ीर आला का होना ज़रूरी है? क्योंकि इससे पहले हम देख रहे हैं कि नजम सेठी जो थे वो भी निगरान वज़ीर आला रह चुके थे, उनको भी बाद में बनाया गया। तो ये आपस में कनेक्शन क्या है? नहीं, कोई कनेक्शन की बात नहीं। वो बल्कि लाइटर नोट पे अगर आप देखें तो वहाब रियाज भी जो है वो एडवाइज़र टू चीफ मिनिस्टर पंजाब थे, और उनको बना दिया गया चेयरमैन ऑफ सेलेक्टर्स। जहाँ तक जी मोहसिन नकवी साहब का ताल्लुक है,
एक तो ये है कि वो बेसिकली हैंड्स ऑन किस्म के एक बिजनेसमैन हैं, और व्हाट वी हैव सीन कि एज ए निगरान वज़ीर आला उनमें काफ़ी हमें एबिलिटी नज़र आई, एडमिनिस्ट्रेटिव Potential. स्किल्स बहुत नज़र आई, द वे ही हैड ट्राइड टू रन द प्रोविंस। अब ये जो है नॉमिनेशन जो इनकी हो रही है वो यकीनन अभी तो शाह खबर साहब जो इलेक्शन कमिश्नर हैं पीसीबी के, मोस्ट लाइकली वो अभी इन ऑफिस कैरी करेंगे जब तक ये जनरल इलेक्शंस नहीं होते, और शायद वो इलेक्शंस करवाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो मेरे पास खबरें आ रही हैं वो ये है कि मोहसिन नकवी साहब ने अग्री इस शर्त पे किया है कि उनको 3 साल के लिए एक परमानेंस के साथ अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन बनाया जाएगा तो उनको नॉमिनेट किया जा रहा है इन प्लेस ऑफ ज़का अशरफ, क्योंकि उनका रेजिग्नेशन ज़का अशरफ का सिर्फ एज चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी नहीं बल्कि उन्होंने बोर्ड ऑफ गवर्नर्स पे जो उनकी मेंबरशिप है उससे भी रिज़ाइन किया है। तो पेटन 2 नॉमिनीज करते हैं, एक तो अगर आप देखें मुस्तफ़ा रमदे इज़ ऑलरेडी देयर, और अगर ये मोहसिन नकवी साहब को नॉमिनेट किया गया तो ही इज गोइंग टू बी तो द नुमान लाइकली साहब, चेयरमैन। मोहसिन नकवी की तैनाती कैसा फैसला है पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए? देखें, इसको हमें 2 रुख में देखना पड़ेगा। एक तो क्या पाकिस्तान ने ये एक्सेप्ट कर लिया है कि जो क्रिकेट है वो भी बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है जहाँ पे ब्रॉडकास्टिंग राइट्स जो हैं अब तो उनको मद्देनज़र रखते हुए चाहे वो आईसीसी हो और चाहे तमाम इंटरनेशनल बोर्ड्स हों वो करवा देते हैं, अपना टूर्नामेंट्स करवाए जाते हैं, और इट इज़ ए ह्यूज रेवेन्यू अर्निंग और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट वाली इंडस्ट्री बन गई है। और इसमें अगर आप प्लेयर्स को भी देखें, जब से ये लीग्स आई हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा इसका फाइनेंशियल आउटले बढ़ गया है। तो मेरे ख्याल में अगर आइडियल देखा जाए तो एक कॉर्पोरेट का तगड़ा आदमी होना चाहिए जो कि अंडरस्टैंड करे मार्केट की डायनामिक्स को, ब्रॉडकास्ट को, और फिर क्रिकेट ऑपरेशंस और क्रिकेट के साथ उसकी शनासाई ज़रूर होनी चाहिए। लेकिन गिवन सर्कमस्टांसेस में जो हम देखते रहे हैं, चेहरे जो लीड करते रहे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, तो उसमें आपको डेफिनेटली उम्मीद की किरण नज़र आती है कि इनके पास बिजनेस बैकग्राउंड भी है, इनके पास एजुकेशन भी है, और ये है कि इनको थोड़ी सी दिक्कत आएगी। हमारा कल्चर जो है क्रिकेट का वो बड़ा खुशिया बर्दारी पे और पर्सनल वेस्टेड इंटरेस्ट पे, चाहे वो साबका प्लेयर्स हों या वो लोग हों जो कि क्रिकेट बोर्ड में हैं। मोहसिन नकवी साहब की सक्सेस सिर्फ डिपेंड करेगी कि आप देखें चेयरमैन आते जाते रहते हैं, चेयरमैन ऊपर से आते हैं, हटा दिए जाते हैं, लेकिन जो सेकंड लेयर है, जो सेकंड टियर ऑफ मैनेजमेंट है एट द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, वो चेहरे आपको 10-10, 15-15, 20-20 साल से म्यूजिकल चेयर खेलते नजर आते हैं, और शायद उन्होंने ज़्यादा डैमेजिंग उनका। ये बताइएगा कि इस तरह के डिसीजंस होते कहाँ पे हैं? लाइक पैटर्न इन चीफ की जानिब से ये फैसला लिया जाता है? देखें, डेफिनेटली ये पेट्रन का इख्तियार है उनका, उनको कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है ये कि वो 2 नॉमिनीज करेंगे और इस तरह फिर इलेक्शन होगा चेयरमैन का। वो टेक्निकली इलेक्शन तो नहीं होता, लेकिन क्योंकि आईसीसी ने आपको वो कंपेल किया हुआ है कि नॉन अच्छा पॉलिटिकल नुमान, जाते जाते हमें ये सवाल का जवाब दे दें कि न्यूजीलैंड के खिलाफ हमने देखा कि शाहीन शाह अफरीदी की कप्तानी जो है उसमें बड़े सवालात उठाए जा रहे हैं, कहा जा रहा है, मुतालबा ये किया जा रहा है कि बाबर आजम को वापस लेके आएं। तो आपको क्या लगता है कि ये जो चॉइस दी जा रही है या इस तरह का मुतालबा किया जा रहा है, ये सही है? देखें, बात सुने, इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो बाबर आजम को जिस वक्त कप्तान बनाया गया था वो भी पॉलिटिकल इंटरवेंशन थी अक्रॉस ऑल फॉर्मेट्स। आज से 4 साल पहले सरफराज अहमद को T20 में वो मोस्ट सक्सेसफुल 28 T20 जीते हुए थे, उनको हटा के बनाया गया था क्योंकि वो पॉलिटिकल इम्पैक्ट आ गया था। उस ज़माने के प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान वो पसंद नहीं कर रहे थे सरफराज को फॉर सर्टन रीजंस। बाबर आजम ने कोई कप्तानी नहीं की हुई थी, उनका कोई एक्सपीरियंस नहीं था, उनमें आपको पर्सनैलिटी में भी वो लीडरशिप इम्पैक्ट नज़र नहीं आता। आपने उनको बना दिया 4 साल जब हैंड्स ऑन वो ट्रेन हो गए, और जिस वक्त वो ट्रेन होते जा रहे थे आपने उनको खामखा अपने पर्सनल इश्यूज पे और कुछ फ्रेंचाइजेस के इम्पैक्ट पे आपने उनको हटा दिया। तो मेरे ख्याल में शाहीन शाह अफरीदी की प्री मैच्योर एलिवेशन है एज कैप्टन। तो अब ऐसा नहीं लगता कि अब यही चलना चाहिए, इसको ही रखना चाहिए, बार बार चेंजेस भी अच्छी बात नहीं है? देखिए, बात सुने, अभी फिलहाल तो एक सीरीज पे तो आप डिसाइड नहीं कर सकते, लेकिन उनमें वो रमक नजर नहीं आई कप्तानी की। उनकी अपनी फिटनेस सस्पेक्ट है कि वो क्या मुतवातर पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर सकते हैं। 140 पे वो बॉलिंग किया करते थे, अब वो 125, 29, 30 पे आ गए हैं। दिस मींस कि वो फुली रिहेबिलिटेटेड नहीं थे जब नी इंजरी हुई। फिर उनमें टैक्टिकल स्ट्रेटेजिक ब्रिलियंस नजर नहीं। को आपने वक्त दिया, और हम ये दुआ करते हैं कि जो भी फैसले हों वो कौमी टीम के हक में हो, कौमी टीम की बेहतरी के लिए हो, क्योंकि अवाम के जज्बात के साथ जुड़े हुए हैं और सब अपनी टीम को जीतना जज्बात से मुझे याद आया कि मेरे जज्बात ब्रेक के साथ जुड़े हैं, तो एक छोटी सी ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वापस आते हैं जी ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक व्यूअर्स। और ब्रेक में मैं और शहर बानो शेक्सपियर की बात कर रहे थे। शहर बानो, वैसे शेक्सपियर का तो सभी को पता है, क्या आपको पंजाबी शेक्सपियर का पता? बिल्कुल जी, मुझे पंजाबी शेक्सपियर का पता है। पीर सैयद वारिस शाह को पंजाबी का शेक्सपियर कहते हैं और उनकी जो हीर है वो बड़ी पसंद की जाती सभी है। आज जानते उनकी हैं। पैदाइश का भी दिन है, तो हम वो हीर सुन लेते हैं। ਅਸੀਂ ਵਿਛੜੇ ਯਾਰ ਮਿਲਾ ਦਈਏ, ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਦਲਿਦਰਾਂ ਤੋੜੀਏ ਨੀ, ਸਿਰ ਤੇ ਆਈ ਬਲਾ ਨੂੰ ਟਾਲ ਦਈਏ, ਹੁਕਮ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾ ਮੋੜੀਏ ਨੀ। ਅਸੀਂ ਫਕਰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਜਨਾਬ ਪੂਰੇ, साथी गोरिए करिए मतलब सब जहान पूरे, तकदीर अल्लाह ना मोड़िए नी। वाह वाह, क्या बात है जी। तो ये खूबसूरत हीर करा। आपने सुनी। यहाँ पर हम ब्रेक शामिल करते हैं व्यूअर्स और ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक व्यूअर्स। और एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सेगमेंट है हमारा, और वो ये कि हम आपको एक फोटो दिखाने जा रहे हैं। आपने गेस करना है कि जी ये किस सेलिब्रिटी की फोटो है। यानी वैसे गेस द सेलिब्रिटी। गेस द सेलिब्रिटी। ओके। और मैं और शहर बानो तुम भी तुक्के लगा सकते हैं बैठ के अभी अगर। और इस पे सबसे अच्छी बात ये है कि जब आप बताएंगे फेसबुक पे और बिल्कुल, हमारे हमारा व्हाट्सएप नंबर टीवी YouTube स्क्रीन पर पे। चल रहा है। आप इसका सही जवाब व्हाट्सएप करें हमें। इसके अलावा हमारे फेसबुक पेज पर जाएं, सुनो पाकिस्तान के, वहाँ पे भी आप कमेंट कर सकते हैं इस और आपको पर्सनैलिटी को इनाम लेकर। भी मिलेगा। सिर्फ ये आपने खाली जवाब नहीं देना, सही जवाब देने वाले को हम इनाम देंगे। ये तो बात ये पर्सनैलिटी देखें जरा। लिख लें बस, चले हाँ, पर्सनैलिटी बिल्कुल। ये भी तो देखें ना, हम लोग अपने व्यूवर्स को बताई जा रहे हैं, लेकिन दिखाएं भी तो सही कि भाई ये है वो ये कौन पर्सनैलिटी। है? ये आपने गैस करना है। वैसे पहले तो मैं ये गैस कर रहा हूँ कि ये लड़की है या कोई- लड़का है। हाँ हाँ हाँ, लड़का है मेरे ख्याल से। अच्छा। और ये कोई 70s की पैदाइश की लग रही है क्योंकि ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर है। नहीं, मुझे कलर्ड लग रही है कलर्ड भाई। है, हाँ, black and मुझे white तो है। मुझे लग रहा है ये कोई ना, लेकिन हाँ, पुराना- क्रिकेटर, कोई क्रिकेटर लग रहा है मुझे। क्रिकेटर नहीं, आपको क्या लग रहा मुझे तो कोई सिंगर लग रहा है, एक्टर। देखें जी, अब मैंने और शहर बानो ने ट्राई तो किया गैस करने के लिए कि कौन है, लेकिन अभी तो हम सिर्फ प्रोफेशन तक ही पहुंच रहे हैं कि मुझे लग रहा है क्रिकेटर है, वो कह रही है सिंगर है, या आप कोई गेस एक्टर है, करें और आप कोई इनाम पाएं। पॉलिटिशियन भी हो सकता है भाई। पहले आए पहले पाएं। और ये नंबर हमारी टेलीविजन स्क्रीन पर चल रहा है, हमारा व्हाट्सएप हाँ, नंबर है, WhatsApp आप पे इस भी पे नंबर व्हाट्सएप पे करें। कॉल इसके अलावा फेसबुक पेज पर जाएं, सुनो पाकिस्तान के, वहां पर जाके कमेंट करें। और फिर हम लोग जिन लोगों ने ठीक जवाब दिए उनकी कुरानदाजी करेंगे, और जिन साहब या जिन साहिबा नाम का लिख वो लेगा, नाम उनको लिख इनाम लेगा, मिलेगा। उन्हें इनाम मिलेगा। कोई छोटा इनाम नहीं है, इनाम बहुत अच्छा है, कोई मतलब अच्छा इनाम। आपको पता है नाम? हाँ बिल्कुल, मुझे इनाम पता है, लेकिन अभी मैं उसको अच्छा, तो मुझे ब्रेक में disclose बता नहीं देना। करूंगी, कल बताऊंगी।
कल जवाब नहीं, के मुझे साथ ब्रेक में बताऊंगी। बता देना नेक्स्ट ब्रेक में कि क्या हाँ है, ठीक है ठीक है। क्योंकि मेरे लिए भी सरप्राइज है, ये ताकि ना मैं हो भी कि आप अपनी फेक आईडी से मैसेज करके नहीं और नहीं, वो मैं चीज़ ओरिजिनल हासिल आईडी कर से लें। मैसेज करूंगा भाई, मैं ओरिजिनल आईडी से मैसेज करूंगा, मुझे ब्रेक में बस पता चल जाए कि इनाम में मिलने क्या वाला है, तो सबसे पहले मैं ही कमेंट पता करने चले वाला हूं। मैं हमारी तो बल्कि अपनी सोच रहा टीम हूं पे कि कोई करना। बंदा जो इनाम जीत जाए, हमें बता के पता है, हमें तो पता ही है इसका, तो हम खुद ही मैसेज करके इनाम क्या जीत मुझे नहीं लेते पता, शायद बानो कह रही है नहीं पता है, बहरहाल मुझे नहीं पता, तो मेरे लिए तो फेयर चांस है जी, मैं तो कंपटीशन में पार्ट कर सकता हूँ। और Exactly. मैं अभी ब्रेक में ही, बल्कि क्या अभी मैं सेगमेंट के फौरी बाद मैं तो करने लगा हूँ कमेंट जाके, और हैं। हाँ बिल्कुल सही है, उधर जाकर कमेंट करें, और लेकिन उसके बाद भी कुरंदाजी करेंगे, हम ये तो नहीं देखेंगे कि किसने पहले किया किसने नहीं, उसके बाद इस पे बकायदा कुरंदाजी होगी, जिसका नाम निकलेगा मैं 8-10 कमेंट कर मशीन दूंगा, कोई उसकी एक बारी होगी। में तो मेरी निकल ही आएगा भाई, क्या है। हाँ, फिर हम 8-10 पाकिस्तानी, बात हम सुने, बहुत मशहूर है जुगाड़ लगाने अजीम में। राना और मेरी, मुझे लग रहा है प्रोड्यूसर जो है ना फैजान, ये अपने घर वालों से मैसेज करवाने लगे हैं कि ये है ये है ये है, ये है। और बाद में जाके मशीन इन दोनों के घर में जा चलो भूल जाए आप सब, भूल जाए क्या बात है ये। कुछ नहीं, आपने कुछ बस नहीं। कमेंट करना मैंने है, क्या बोल कुरंदाजी दिया? होगी, फिर आपको बहुत अच्छा इनाम बोल दिया मिले। मैंने गलती से, मेरे मुंह से इनाम निकल गया। ये कहते हैं खवातीन से बात निकलवाना बड़ा आसान है, घुमा के बात निकलवा ले। हमारे व्यूवर्स को नहीं पता चला था आपने क्या बोला है, आपने खुद इनाम बोल के तो ज्यादा बड़े ज्यादा सियाने highlight लोग कर हैं, दिया। बड़े समझदार लोग हमें देखते हैं अजीम लेकिन राना, कई बार हमने आप बड़ी ऐसे मत स्पीड में समझे। बोला। अच्छा। हाँ आप ऐसे मत समझे, वैसे बिल्कुल। शहरबानो एक अच्छी खबर है मेरे पास, हाँ, जी। और बड़ी खबर भी है। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर उस्मान ख्वाजा, आपको पता है जी, कि बिल्कुल। उनको एक तनकीद का निशाना बनाया गया था हालिया दिनों, उनके जब shoes उन्होंने की वजह से। बिल्कुल जूते पहने थे अहले गजा से यकजहती के लिए, और तमाम जिंदगियां बराबर हैं, ये मफहूम था जो लिखवाया था उन्होंने सेंटेंस अपने जूते पर। तो उनकी जानिब से अब ये खबर आ रही है कि जी वो इन जूतों को नीलाम कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट लें इस ऑक्शन बिडिंग में। करने के बाद ये जितने auction करें। पैसे होंगे ये सारे वो गजा के बच्चों के नाम करना चाहते हैं, बड़ा ही गजा अच्छा के लोगों इकदाम, के नाम। वेरी पॉजिटिव इनिशिएटिव, और हमारी नेक तमन्नाएं, हमारी दुआएं उस्मान के साथ हैं। वो ये कह रहे हैं कि आजकल जो सूरत हाल है, आज के मौजूदा हालात में, मौजूदा दौर में अहले गजा से ज़्यादा कोई मुस्तहिक नहीं है कि जिनकी Exactly. मदद की जा सके। वहाँ पर गजाई किल्लत है, वहाँ पर अद्वियात की किल्लत है, और वहाँ पर सहूनी बर्बरी जिस तरह से ढाई गई, उसकी तो पूरी दुनिया ही अब गवाह है, तमाम इंटरनेशनल मीडिया ने उसको कवर हालात जो किया है। हैं वो अभी भी बेहतर नहीं हुए, हालात जो हैं बहुत ख़राब है वहाँ पर। तो सिचुएशन जो है वो कुछ ऐसी है कि वहाँ पर अभी भी आप लोगों को चाहिए कि जैसे भी आप स्टैंड ले सकते हैं, आप स्टैंड लें, आप गजा के लोगों करें हेल्प। इंसानियत के लिए आगे आना चाहिए जी, अपना बिल्कुल। कदम बढ़ाएं आगे, और उस्मान की इस नेक काविश के लिए हम दुआगो हैं, हम एक दुआ और करते अच्छी हैं खबर कि है मेरे वो पास, ज़्यादा से ज़्यादा उनको इस तौफीक अता फरमाए कि वो इसमें इस तरह के पैसे मामले मिले में उन्हें, और मज़ीद। वो वाकई उनकी हेल्प कर सकें। बिल्कुल। एक और अच्छी खबर है, वो खबर है सऊदी अरेबिया से, जो कि मैं शेयर करूंगी आप लोगों के साथ। मक्का में एक बुलंद तरीन इबादत गाह का इफ्तिताह किया गया है, और उसकी डिटेल्स कुछ इस तरह से हैं कि ये इबादत गाह लोहे के पुल पर तामीर की गई है, जो मस्जिदुल फज़ा हराम में के मौलिक है। सामने जी जबले उमर के होटल, जबले उमर कोई नाम से होटल है, जी जी बिल्कुल। उसके दोनों टावर्स को बालाई मंजिलों से जोड़ती है। ये सतह समंदर से 483 मीटर बुलंदी पर वाक़ है। यहाँ पर खड़े होकर नमाजी मस्जिदुल हराम, ये हम विजुअल्स खाना दिखा भी रहे हैं काबा शहरबानो अपनी और टीवी मुकद्दस स्क्रीन पर। मकामात का नज़ारा कर सकेंगे। और खूबसूरत। इस इबादत गाह को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल भी किया गया है। यहाँ से ना सिर्फ आप मस्जिदुल हराम और खाना काबा का नज़ारा कर सकते हैं, बल्कि इसके अलावा यहाँ से आप और भी जो वहाँ पर अब सऊदी अरब की जानिब से ना टूरिज्म को अट्रैक्ट करने के लिए भी Exactly, बड़े ये बड़े सारे ज़बरदस्त मामलात इनिशिएटिव किए लिए जा रहे हैं। 483 मीटर बुलंदी वाक़या है ये बिल्डिंग, इतनी मतलब बुलंदी पर ये और बनाई जा शहरबानो रही है, और कह ये 2 रहे हैं पुलों कि की मदद से बनाई जा रही है। तकरीबन 500 बंदा जो है वो इस इबादत गाह में नमाज इबादत पढ़ कर सकते हैं, बिल्कुल Oh my नमाज पढ़ God, सकते हैं, इतनी माशाअल्लाह। कैपेसिटी है इस बिल्डिंग में। और ये दोनों टार्स हैं, दोनों टार्स को कनेक्ट करता है एक ब्रिज, इस ब्रिज के ऊपर ये इबादत गाह बनाई गई है। तो ये फजा में मौलक इबादत गाह है, और फिर अपने अंदर ही एक यूनिक भी है। एग्जैक्टली। तो वेरी गुड इनिशिएटिव एंड वेरी ब्यूटीफुल इनिशिएटिव। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे कि हम सब इबादत करने की भी तौफीक दे, इबादत आप अपने घरों में भी करें। और अच्छा, इस तरह की चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए, अच्छी मसाजिद, अच्छी खूबसूरत इबादत गाहें जो लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करें, जो गैर मुस्लिम हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करें, और बिल्कुल। मुसलमानों को भी इबादत करने की तौफीक अता फरमाए हम समेत। जी बिल्कुल व्यूवर्स, तो ये थी कुछ अच्छी और दिलचस्प खबरें जो हमने आपके साथ शेयर की हैं। और अब बात कर लेते हैं हालात हाजरा से मुतल्लिक। तो आपको ये बताते हैं कि जी लाहौर समेत पंजाब में हम देख रहे हैं कि आजकल जमा देने वाली सर्दी है, और इस सर्दी के बायस नमूनिया के मरीजों में तशवीशनाक हद तक इजाफा होता जा रहा है। नमूनिया बेकाबू है। रवा साल के 22 दिनों में नमूनिया के 8000 से ज़ायद जो केसेस हैं वो रिपोर्ट हो चुके हैं, जिनमें से जो अफसोसनाक खबर है वो ये कि 182 बच्चे हैं। और पंजाब में
36 बच्चे जहाँ बहक हो चुके हैं अभी तक। खैर मुझे एक बात की ओवरऑल समझ- 182 Oh जो my बच्चे हैं वो God, it's अपनी too जान much. की बाजी हार चुके हैं। दिसंबर में भी 9000 और 269 केसेस रिपोर्ट हुए थे अल्लाह निमोनिया के, जिनमें अकबर। 107 जान की बाजी हार गए थे। 9000 केसेस रिपोर्ट हुए। जी बिल्कुल, दिसंबर में। अच्छा, मुझे एक बात समझ नहीं आती अजीम, ये मामलात एक अरसे से चलते हुए सुन रहे हैं, हमारी भी इतनी उम्रें हो गई, हम देखते हैं हर साल नमूनिया आता है, लोग उसका शिकार होते हैं, खुसूसन जो बच्चे हैं वो इम्यून सबसे सिस्टम वीक ज्यादा हो जाता है, बिल्कुल। इफेक्ट होते हैं इससे, क्योंकि जब सर्दी आती है, पहली सर्दी होती है, दूसरी होती है, या फिर बच्चों के लिए सर्दी एकदम से बहुत ज़्यादा होती है, या फिर माएँ उनको बहुत ज़्यादा कपड़े पहना देती हैं कि उनको सर्दी ना लगे, फिर एकदम से उनको स्वेटिंग होती है, गर्म सर्द होते हैं, नमूनिया हो जाता है। और नमूनिया का इन्फेक्शन भी होता है, सिर्फ सर्दी से नहीं होता। अब हमें पता है कि दिसंबर, जनवरी और फरवरी ये 3 महीनों में ठंड है, होते हैं। इसमें ये इन्फेक्शन आता है और नमूनिया होता है। हम ये सारी सिचुएशन हम पहले क्यों नहीं करते? हुकूमती ओहदेदारों से सवाल है मेरा। प्रिएम्प्टिव मेजर्स नहीं लिए जाते कि पहले से Exactly. जो सिचुएशन है उसको हम एक्सपेक्ट कर बात- लिया जाए कि वर्स हो सकती है। हम तो बात उसको होने के कैसे- बाद थरथली मर जाती है, हम दौड़ते हैं, हम पकड़ते हैं, हम भागते हैं, स्मॉग अचानक से आई है, वैसे स्मॉग शायद मानो पे कुछ अनयूजुअल इस विंटर में ये भी है कि सर्दी मामूल से ज्यादा लगी different, है और फिर खुश्क सर्दी ज्यादा है, बारिशें हो नहीं रही हैं। बर्फबारी भी नहीं हो रही, बारिश भी नहीं हो रही, खुश्क सर्दी है और रिकॉर्ड तोड़ सर्दी पड़ रही है। लाहौर की बात की जाए तो लाहौर इस वक्त रिकॉर्ड तोड़ चुका है सर्दी में, सबसे ज्यादा सर्दी लाहौर में पड़ रही है। बिल्कुल। और सारी सिचुएशन में यह है कि आप अगर ज़्यादा जो बच्चे मुतासिर हो रहे हैं ना, वो मीडियोकर्स के, लोअर मीडियोकर्स के, या फिर मुतवसत तबका जो इसको कहते हैं, उनके हो रहे हैं, जो सही क्योंकि तरीके से नरिशमेंट प्रोवाइड नहीं कर नहीं पा कर सकते या सही सकते। तरीके से मौसम से निपटने के लिए मुकम्मल तौर पे नहीं गर्म है। कपड़े जहाँ पर मौजूद नहीं है। है, बिल्कुल। वहाँ पर हीटर्स नहीं है, वो हीटर्स नहीं लगा सकते, क्योंकि हर बंदा बिजली का हीटर जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकता। तो सिचुएशन पर बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद है निगरां सूबाई वजीर सेहत पंजाब डॉक्टर जमाल नासिर साहब। सबसे पहले तो आपको वेलकम करते हैं। नमूनिया की सिचुएशन जो है बड़ी ख़तरनाक हद तक आगे बढ़ चुकी है। हम हर साल एंड पे ही क्यों बैठे होते हैं कि मामलात जब ख़राबी की तरफ होंगे, अमवात होंगी, तो हम कोई प्रिकॉशंस करेंगे? देखिए, पहली बात तो ये है कि ऐसी बात नहीं है, नमूनिया मैंने पहले ही कहा कि हर साल होता है। यही मेरा और सवाल है कि हर बाकी साल के- होता है, तो इसको रोकथाम जी, के मैं लिए वही क्यों आ नहीं रहा कुछ किया जाता? हूँ जी मैं वही आ रहा हूँ जी। कि बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि हमारी हुकूमतें जो है ना, जो पिछले दौरों में रही हैं, जी उनकी पॉलिटिकल असेसमेंट, मिसाल के तौर पे हम जितना डेंगू पे पैसा लगाते रहे हैं, अगर हम वो सारा का सारा पैसा, क्योंकि मैंने पहले भी अर्ज़ की थी कि डेंगू जो है उसमें सिर्फ इस साल पंजाब में 10 या 12 डेथ हुई हैं और उस पर हमने अरबों रुपये लगाए थे। मैंने उसकी मुखालफत की और मैंने कहा कि अब डेंगू को जो है ऑब्सोलीट कर देना चाहिए और हमें फाइट जो है नमूनिया और डायरिया के लिए करनी चाहिए, क्योंकि हर साल इससे कम से कम 2-1 लाख बच्चा जो है नमूनिया और डायरिया से मर जाता है, और हम लगे हुए हैं डेंगू करने में। तो इस दफ़ा हमने पॉलिसी तब्दील की और हमने पहले ही नमूनिया पे काम करना शुरू कर दिया था। उससे पहले लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कुछ नहीं होता। आप ये देखें कि वैक्सीनेशन में 4 तरह की नमूनिया की वैक्सीनेशन बचपन में लगा दी जाती हैं, और जो बच्चों में ये नमूनिया की वैक्सीनेशन लग जाती है उनमें कॉम्प्लिकेशन के चांस हैं। लेकिन बदकिस्मती से इस साल बारिशें नहीं हो रही, ठंड बहुत पड़ रही है, बिजली और गैस जो है वो लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे, हीटर जो है ना वो चला नहीं सकते। ये सारे डॉक्टर साहब, ये जो नंबर्स हमारे पास हैं, ये नंबर्स बड़े अबनॉर्मल हैं। इन नंबर्स को अगर देखें तो सूरत हाल तो बड़ी तशवीशनाक लगती है। लगता नहीं कि खातिर खा इंतजाम किए गए। 22 दिनों में नमूनिया के 8000 से ज़ायद केसेस और 182 बच्चे हैं सर जो जान की बाजी हार गए। आप तो 8000 पे 2 लाख की फिगर दी एक साल में नमूनिया और डायरिया की आपको। आप तो 8000, मुझे यही तो सर करता है कि हमारी जो पिछले मतलब हम तो देखें इंटरम में आए थे, लेकिन हमने फिर भी इस पर काफ़ी कोशिश की। और मैं ये कहता हूँ कि ये इस दफ़ा बहुत अच्छा हो रहा है कि नमूनिया डिस्कस हो रहा है मीडिया के ऊपर। ये कभी इस तरह डिस्कस नहीं हुआ जिस तरह अब हो रहा है। और आपका खास तौर पे आपका चैनल तो रोज कोई ना कोई प्रोग्राम कर रहा है। यही मैं चाह रहा था कि हमारी हुकूमतों में भी प्रेशर पड़े, लोगों पर प्रेशर पड़े, लोगों की अवेयरनेस डिवेलप हो, लोगों को शऊर डिवेलप हो, लोग अपना काम करें, हुकूमतें अपना काम करें। और ये जो हम भेड़ चाल की तरह गलत जगहों पे पैसे लगाना चाहते हैं, उसकी जगह अगर हम इन लोगों पे जो हमारे प्रॉब्लम्स हैं उनको हल करें, तो ये तो पहली बार ही अच्छा हुआ है। मैंने तो आपको फिगर इससे भी ज़्यादा दे दी है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो सारी चीज़ें हैं जो हुकूमत सतह पर होंगी। अपने तौर पर इससे कैसे बचा जा सकता है? इसके सिम्टम्स क्या हैं? देखिए, अपने तौर पे तो यही है कि जब भी वो फौरन डॉक्टर को। अच्छा, एक और आपको मज़े एक बात बताऊँ कि जो डाटा है ना,
ये कभी भी इसलिए मुकम्मल नहीं हो पाता कि हमारे पास ज़्यादातर डाटा जो है वो सरकारी हॉस्पिटल और सरकार का होता है और आपके पास ज़्यादातर वही होगा। लेकिन जो प्राइवेट है ना, निमोनिया एक ऐसी बीमारी है जो जनरल प्रैक्टिशनर डॉक्टर भी ट्रीट कर लेता है और घर मतलब छोटे छोटे जितने भी हमारे फिजिशियन है वो भी डील कर लेते हैं। प्राइवेट में भी एक अच्छा खासा तादाद है। तो ये अगर तादाद, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 2 लाख के करीब बनती है। लेकिन ये कि जहाँ तक ये है कि अब ऐसा मौका हो तो कोशिश यही करनी चाहिए जैसे हुकूमत पंजाब ने किया कि हमने 9:30 बजे से स्कूल का टाइम कर दिया कि चलो थोड़ा सा बच्चे जब निकलेंगे 9:30 बजे तक तो टेम्परेचर थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा। और इसी तरह सिर्फ मैं बच्चों की बात नहीं कर रहा बल्कि निमोनिया इस साल यानी कि इनमें ना बूढ़े बेचारे जो 80+ होते हैं ना, उनको भी मसला होता है। बच्चे होते हैं और आप देखिएगा कि ज़्यादातर जो अमवात होंगी इस मौसम में वो बूढ़े लोगों की वो निमोनिया की वजह से होंगी। वो दिल ज़्यादातर निमोनिया की वजह से होंगी क्योंकि दिल का दौरा तो वैसे भी ज़्यादा उम्र में ज़रा कम चांस हो जाते हैं उसकी, जितनी उम्र बढ़ती जाती है अल्लाह का निज़ाम है। तो इसलिए हमें बूढ़े लोगों को, बच्चे लोगों को एक ही साथ ट्रीट करना चाहिए। उन्हें कोशिश करनी चाहिए गर्म कपड़े पहनाने चाहिए और वही बात है ना कि मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन नहीं कर पा रहे हम लोग क्योंकि हमारे यहाँ बस एक ट्रेंड सही डेवलप नहीं हो सका। और देखें, मैं ये कहूँगा कि हमें जो है ना ऐसी पॉलिसी लानी होगी कि पेट्रोल भी सस्ता हो, गैस भी सस्ती हो, लोगों को हीटर भी फ्राहम हो, लोगों को चूल्हे भी फ्राहम हो। अब मैं कह दूं कि जी अंडे खिलाओ, अब एक गरीब आदमी जिसकी जहाँ इतने सारे लोग जो है वो स्कूल नहीं जाते, जो बेचारे गरीब लोग अंडे कैसे खाएंगे वो? अंडे खिलाएं उन्हें। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे निगरान सूबाई वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर जमाल नासिर साहब। ये बता रहे थे कोरोना के हवाले से तो बहुत इकदाम किए गए, इवन डेंगू के हवाले से बहुत इकदाम किए गए, लेकिन नमूनिया के हवाले से अभी तक हुकूमत के सर पे जूं तक नहीं रेंग रही कि क्या किया जाए, क्यों किया जाए। जब हमारी सिचुएशन टेंस होती है उसके बाद हमारी दौड़ें लगती हैं, फिर हम साहब ने कुछ करने की कोशिश करते हैं। मय्यस भी बताया कि अपने तहीं जो इकदाम आप कर सकते हैं और इस वबा से महफूज रह सकते हैं। गर्म कपड़ों का इस्तेमाल करें, अपनी खुराक का ध्यान रखें, अपना इम्यून सिस्टम बेहतर रखें, जिसकी वजह से आप इस तरह के वायरसेस और इस तरह के अमराज से अपने आप को बचा सकते हैं। तो बस यहाँ पर ब्रेक शामिल करते हैं जी। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, प्रोग्राम आगे बढ़ाएंगे। आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। मेहमानों, मैंने आपसे एक सवाल पूछना है। जी जी। और वो सवाल ये कि आपको कोई पसंद है जानवर, कोई पेट? हाँ, मुझे डॉग पसंद है पेट के तौर पर, और मैं लोगों को देखती हूँ। को ज्यादातर बिल्लियां पसंद होती हैं वैसे। पर मुझे बिल्ली बिल्कुल नहीं पसंद। मुझे जो है वो कुत्ता पसंद है जिसको डॉग कहते हैं और पपी भी कहते हैं। वो बहुत प्यारे, बड़े क्यूट लगते हैं और लोग रखते भी हैं। खैर, मैंने कोई पेट नहीं रखा हुआ। मैं एनिमल लवर नहीं हूँ इस तरह से कि मैं उनको पास रखूं। वैसे दूर से मुझे अच्छे लगते हैं जितने भी जानवर। लेकिन ज्यादातर लोग एनिमल लवर हैं। इससे उनका डिप्रेशन कम होता है, स्ट्रेस कम होता है। इसी हवाले से हमारी कोलीग हैं रुबीना यूसुफ, वो गई, उन्होंने एक पैकेज बनाया बड़ा शानदार। हमने सोचा आपके साथ शेयर करते हैं। आइए देखते हैं। जानवरों की उनसियत का बहुत पुराना रिश्ता है। दुनिया भर में बेशुमार ऐसे लोग हैं जो बहुत शौक से घरों पर जानवर पालते हैं, बहुत देखभाल करते हैं और उनका ख्याल रखते हैं, रेस्क्यू करते हैं और बहुत प्यार करते हैं। उनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी करते हैं। तो आज ऐसे ही पेट हाउस में हम मौजूद हैं। आज हम विजिट करते हैं कौन कौन सा जानवर यहाँ पर है, तो मेरे साथ रहिए। ये मुझे देख रही है बड़े गौर से और इसे लग रहा है जैसे मैंने इसका ये स्कार्फ पहना हुआ है ना। I'm sorry। उफ अल्लाह, ये मुझे देख रही है, लगता है कुछ होगा। उन्हें मुझसे डर लग रहा है और मुझे इससे। एक कम ऑन। ये तो बहुत हैवी है। कुछ बोल रहा है, मुझे इसकी समझ नहीं आ रही। इसने कितने प्यारे कपड़े पहने हुए हैं। मैं ये कोट ढूंढ रही थी और यहाँ पर इस पप्पी ने पहना हुआ है। कितना खूबसूरत कोट है, आप भी देख लें। तो बहुत ही कंफ्यूज हो गया। और ये है हमारे पास 2 मंथ्स के बच्चे हैं बिल्ली के। ये बहुत रो रहा है, क्यों रो रहा है पता नहीं।
पेट्स, ये जो हमारे पास इतने खूबसूरत पेट्स हैं, इनकी ऑनर हमारे साथ मौजूद हैं अहमद मलिक। आज उनसे बात करते हैं कितना अरसा लगा उन्हें ये पेट्स कलेक्ट करने में, कहाँ से उन्हें शौक पैदा हुआ, किससे इंस्पायर हुए, और चलिए आज उनसे बात करते हैं। अच्छा अहमद, मुझे ये बताइएगा किस एज से काम स्टार्ट किया, कैसे शौक पैदा हुआ, इतना मुश्किल वाला शौक आपने कैसे चूज किया? हमारे लिए तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, और दूसरा ये है कि शौक तो चाइल्डहुड से था इनका ना। अच्छा। लेकिन ये है कि स्टडीज कंप्लीट हुई तो बाद में इसी फील्ड में आ गए हम। पेट शॉप बनाई, फूड एसेसरीज वगैरह की इंपोर्ट की तरफ आ गए, और फिर जो शौक था, एक विश थी, आहिस्ता आहिस्ता उसको हमने पूरा किया। सारी ब्रीड्स इकट्ठी की, पूरी दुनिया से चीज़ें इंपोर्ट करवाई, और अब अपनी मजे की जिंदगी जी रहे हैं हम। वाओ, किस एज में थे जब आपने पहला कोई अपने हाथों से पाला, उसे नहलाया, कुछ खिलाया? ये तो मैं 9 ईयर का था जब मैं तब फर्स्ट पेट लिया था मैंने। लेकिन ये कि बचपन से बहुत ज़्यादा क्रेज़ था पपीज़ का, कैट्स का, जो भी मतलब बाहर सड़क पे चीज़ मिल जानी वो उठा के घर ले आनी। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता इसको थोड़ा सा प्रोफेशन में भी बना लिया, मतलब पर्शियंस ब्रीड की तरफ चले गए, डॉग्स की तरफ चले गए, फिर मार्केट में थोड़ा इन हो गए। तो वो करते करते फिर यही ज़िंदगी का प्रोफेशन बन गया हमारी। कभी आपको गुस्सा आया कि दिल किया सब कुछ खाली कर दूं, ये क्या मुझे इतना तंग करते हैं? नहीं, ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ। हाँ, उकता जाते हैं, सर्दियों में नहीं, गर्मियों में बहुत ज़्यादा होता है। लाइट चली जाती है और जानवर जब गर्मी मनाते हैं ना तो बहुत दुख होता है कि हम क्या कर सकते हैं इन बेचारों के लिए। तो वरना उसके अलावा तो नहीं, ये हमारे बच्चों की तरह हैं और बहुत शौक से पाले हुए हमने। अल्लाह, अहमद आप इतने अच्छे हैं, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि जब गर्मी होती तो आप इनके लिए दुखी हो जाते हैं, अपने लिए नहीं। ये क्योंकि अब देखिए ना, इन पे बाल आते हैं, होते हैं अल्लाह, इतने, मुझे तो लगता है आप इस दुनिया के नहीं हैं। तगफार मेरी अम्मा है, अगर वो कोई बिल्ली आ जाए तो मैंने दूध पिलाओ तो मामा कहती है उसे आदी मत करो, वो हर रोज आएगी। कितनी जालिम है वो, और आप कितने अच्छे हैं। मैंने बहुत अक्सर देखा है कि अक्सर बच्चों को ना कुत्तों का बहुत शौक होता है, वो घर पे कभी ले आए तो उनके बाबा कहते हैं या तुम रहोगे या मैं कुत्ता रखूंगा। तो बड़े मसले हैं पाकिस्तान में, तो आपको कोई ऐसा मसला पेश आया? मेरे साथ तो नहीं आया, लेकिन मेरे बहुत सारे कस्टमर्स हैं ऐसे जिनमें छोटे बच्चे भी आते हैं। अक्सर फोन कर देंगे कि जी हमें ये चीज़ चाहिए हो जी, फिर उनके अब्बू फोन करेंगे कि आप इसको मना कर दो, हमारी तो नहीं है सुनता। तो इस तरह के हम डेली बेसिस पे ना काफी केसेस हम देख रहे होते हैं। जैसे हम इंसानों में एक ना जेलसी फैक्टर है, अगर घर पर ना माँ एक बच्चे से बहुत प्यार करती है, दूसरे फील करते हैं, तो क्या ऐसा जानवरों में भी है? बहुत ज़्यादा है। आप एक को गोद में पकड़ लो, जो दूसरा आपसे अटैच्ड है वो बहुत ज़्यादा फील कर जाता है। इवन ऐसा होता है खाना पीना भी छोड़ जाएंगे। या आप अगर कभी ऑफिस से घर आए हो, आप नहीं मिले अपने पेट को प्रॉपरली, तो वो आपसे फिर शो करते हैं आपको कि हम तुमसे नाराज़ हैं, अब हमें टाइम दो तब हम मानेंगे। इतने ज़्यादा पेट्स मेरे पास, अराउंड 25 कैट्स हैं, 12 डॉग्स हैं, और इसके अलावा भी काफ़ी एक्सोटिक पेट्स हैं जो घर पे हैं। तो इनका मंथली जो खर्चा है वो 5-6 लाख रुपया होता है। तो वो इनको मेंटेन रखने के लिए ऑब्वियसली आपको एफर्ट्स करनी पड़ती हैं, वरना इनको आप इस तरह से मेंटेन ही नहीं कर सकते। इनका खाने वगैरह, इनकी लाइफस्टाइल बहुत हमारे से अच्छा तो इनका लाइफस्टाइल है। वाओ, काश मैं भी एक पेट होती और इतना जो 5 लाख खर्चा हो रहा, पता नहीं क्या क्या ये खाते होंगे। कमाल है। इनके सारे हम इंसानों को तो एक अच्छा, मतलब आजकल जितनी महंगाई, एक अच्छी खुराक नहीं मिल रही, और ये फिर 5-6 लाख का खाते हैं। अल्लाह, कमाल है। हमारे पास इस वक्त घर पे 7-8 डॉग्स हैं। अभी मैं आपको वो भी विजिट करवाता हूँ सारे। कुछ भी नहीं कहते, किसी को भी कुछ नहीं कहते, बस जब इंटरव्यू नहीं हो पाएगा, बस नहीं, कुछ भी नहीं कहेगा, आप परेशान। ये वैसे ही 4 मंथ्स का बच्चा है। बिल्कुल अस्तगफार, अभी ये 4 का, जब ये साल का होगा तो क्या होगा पता नहीं। ये तो माशाल्लाह इसका इतना ऊंचा कद हो जाएगा, और ये बड़ी टॉप ब्लड लाइन से ये डोबरमैन जो है हमारा। ओके जी, थैंक यू। मैं और इंटरव्यू नहीं कर सकती। आज के सेगमेंट में मेरे 2 बहुत ही अहम बातें सीखी हैं। एक तो वो ये कि जो पेट्स है हर कोई नहीं रख सकता, वही इन्हें खरीदे जो इन पर अपना वक्त लगा सकता है, इनकी देखभाल कर सकता है, और चोट लगने पर इन्हें रेस्क्यू कर सकता है। और दूसरी ये बात है कि अपना कोई एक शौक पकड़ें, उस पर फोकस्ड रहें, अपना जो है वक्त इन्वेस्ट करें और उसको अपने बिजनेस में कन्वर्ट करें और कमाएं पैसे। और ऐसे ही मजीद सेगमेंट्स देखने के लिए मेरे से जुड़े रहें और सुनो टीवी से जुड़े रहें और देखते रहिए सुनो पाकिस्तान।
जबरदस्त जी, एक ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक व्यूअर्स, और एक इंतहाई अहम टॉपिक लेकर आपकी खिदमत में हम हाजिर हुए हैं। और इस टॉपिक का आगाज़ मैं इस तरह से करूंगा शहरबानो कि आजकल आपको पता है वेडिंग सीजन चल रहा है। एग्जैक्टली, और हमने सोशल मीडिया पर भी देखते हैं कि जो ग्रैंड वेडिंग्स हैं वो किस तरह से वायरल होती हैं। 15-15 दिन के फंक्शंस हैं, 10-10 दिन के फंक्शंस हैं, और सबसे कम फंक्शन जो सामने आ रहा है वो 5 दिन का है कि पता नहीं क्या कुछ हो रहा है। 6-6, 7-7 एमी फंक्शन बनाए हुए हैं जिनका कोई मकसद नहीं है, बेमकसद फजूल खर्ची की जा रही है, और उससे लोग इस से कमतरी का शिकार हो रहे हैं अजीम, कि किसी तरीके से अब जो सारा कुछ इसकी शादी में नजर आ रहा है। ट्रेंड्स बनती है ना सोशल मीडिया तक तो अब हर शख्स की रसाई है वहाँ से। जितनी भी इंफॉर्मेशन जब लोग लेते हैं फिर वो उसको अपनी लाइफ में अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। एग्जैक्टली। तो फिर मसाइल पैदा होना शुरू हो जाते हैं। अभी हालिया फैसल वावड़ा साहब की साहबजादी की शादी थी, उसकी वीडियोस काफी वायरल हुई सोशल मीडिया पे। 25 दिन तक वो तकरीबात चली, पैसा बहाया गया और वो रुपया खर्च हुआ। वहाँ पे हवाई जहाज़ों के जरिए गेस्ट को रिसीव किया जा रहा है, फिर हज़ारों गार्ड्स हायर किए जा रहे हैं। तो एक जानिब इस तरह की शादियां भी हैं और एक जानिब ये भी अहकामात हैं कि जी इंतहाई सादगी के साथ आप करें। और एक जानिब ये भी किया जा रहा है लोगों की जानिब से, कोई बड़ा 0.1% कुछ तबका ऐसा भी है जो समझदार है, वो फंक्शंस कम कर रहा है, निकाह कर रहा है सिंपल, और उसके बाद वो एक फंक्शन कर रहा है, वो रिसेप्शन कह रहे हैं, शलीमा कह लें, शैंडी कह लें, कुछ भी कह लें, वो कर रहा है। ऐसे लोग भी मौजूद हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो इसकी सारी सूरत हाल पर बात करेंगे कि मज़हब इस बारे में क्या कहता है, शरीयत इस बारे में क्या कहती है। हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामी स्कॉलर हैं डॉक्टर तारिक शरीफजादा साहब। सबसे पहले तो सर आपको वेलकम करते हैं। बहुत शुक्रिया। तो ये आपने सुन तो लिया हमारा आज का टॉपिक क्या है, हम क्यों इतना मुश्किल में डाली जा रहे हैं निकाह को, शादी को। इसमें रबी मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम, सबसे पहले तो यादावरी का शुक्रिया। और आज आपने फिर बड़ी दुखती हुई रग के ऊपर हाथ रखा है, और अल्लाह करे कि आज की इस गुफ्तगू के नतीजे में कोई अमली तहरीक लोगों के अंदर पैदा हो और लोग अपनी ज़िंदगियों में एक दर्जा आगे जाते हुए ये जो हमें मुआशरे का खौफ है ना, जिसे हम सोशल प्रेशर कहते हैं, इस समाजी खौफ से एक दर्जा बाहर निकल के जो अच्छी अक़दार हैं उनके हया के लिए, उनके रिवाइवल के लिए दोबारा से जो है वो कमर बस्ता हो सकें। निकाह जो है ये इंसानी ज़िंदगी का जो इख्तियारी तौर पर किए जाने वाले फ़ैसले हैं, मैं समझता हूँ उनमें सबसे खूबसूरत और सबसे देर तक नताइज देने वाला एक फ़ैसला हुआ करता है। और हम ये देखते हैं कि इसकी निकाह की तारीख़ इंसानी तहज़ीब के अंदर उतनी ही पुरानी है जितनी खुद इंसानी तारीख़ पुरानी है। जनाब आदम अलैहिस्सलाम से शुरू करें तो आप देखते जाएं, उनसे लेके ऑनवर्ड जितने सालिहीन हैं उन सब के यहाँ कहीं ना कहीं निकाह का तसव्वुर जो है वो पाया जाता है, और वो सब जो है वो निकाह के साथ। उसका सबब ये है कि निकाह जहाँ पर इसके दो बुनियादी मकासद सबसे पहले हमें ज़हन में रखने चाहिए। एक तो ये कि इसका एक बहुत अजीम शान मकसद ये है कि इंसान की इज़्ज़त जो है वक़ार जो है उसका तहफ़्फ़ुज़ किया जा सके। मुआशरे के अंदर जो आला इंसानी अक़दार हैं और रिश्तों के नाम पर जो एक दूसरे के साथ एक बुनियादी तहज़ीब कायम होती है, एक एहतराम कायम होता है, उसके तक़द्दुस का, उसको कायम रखने की ज़मानत जो है ना मुआशरे के अंदर, वो हकीकत के अंदर निकाह ही है। निकाह एक ऐसी बुनियाद है जिसके ऊपर सारी रिश्तों की इमारत, एहतराम की इमारत उस्तवार होती है। निकाह तो हो गया, ये इतने जो हमने निकाह को मुश्किल कर दिया है, 15 फंक्शन। मैं उसी तरफ ही आ रहा था कि जहाँ इसकी अहमियत इतनी है वहीं पर ही जहाँ पर इसके लिए तरगीब दिलाई गई है वहीं पर इसको आसान बनाने के हवाले से भी तरगीब दिलाई है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि निकाह को आसान फरमाओ। अब इसका सबब क्या है, और हुजूर ने अपनी हुजूर की ज़िंदगी से हमें पता चलता है कि निकाह का मामला जो है ना, जिस तरह हमने इसको अपने सर पे सवार कर लिया और वंस इन अ लाइफ के नाम पर इसको हम इतना ग्लोरीफाई कर देते हैं, इतना ज़्यादा इसको जो है ना वो, जैसे अभी आपने मिसाल दी कि वो जो निकाह है वो ज़ाहिरी तौर पर एक दिन की लोगों की वो एक जिसे कहते हैं ना गवाही लेके उन्होंने जानना होता है, और हम उसके उस प्रेशर में इतने आ चुके होते हैं कि बाकायदा कई ख़ानदान कई सालों तक मकरूज रहते हैं। अब होता क्या है कि हम अपने गिरदोपेश में इस तरह की जो बड़ी शादियां उन्हें देख के उनसे इंस्पायर होना शुरू होते हैं, सोशल मीडिया से होना शुरू हो जाते हैं। फिर सबसे बड़ी बात जो मैंने शुरू में कही कि लोग क्या कहेंगे, ये जो एक फिक्रा है ना, इसने हमारी ज़िंदगी की बाकी मामलात में भी और बिलखुसूस निकाह जैसी खुशी का जो मामला है उसको भी एक अजियत का मामला बना दी है। आप ये देखें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि बरकत वाला निकाह वो है जो आसानी के साथ मुनक्किद किया जाए। इसका मतलब ये है कि अगर निकाह के अंदर हकीकी तौर पर आपने बरकत लेनी, और आप देखें ये कैसी खूबसूरत बात है, अगर हम निकाह की शरई हैसियत देखें ना तो इसके अंदर तीन तरह के काम हमें नज़र आते हैं। यानी सुन्नत के तौर पर इसके अंदर जहाँ पर जो है वो खुतबा निकाह है, सुन्नत के साथ दूसरे दर्जे के ऊपर जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से हमें पता चलता है छुआरों का बांटना है और वलीमा है, ये 3 सुन्नतें हैं
वाजिब जो है वो सिर्फ एक महर है, सवारों का बांटना भी है। वाजिब जो है ना वो सिर्फ वो है, हक महर है। लेकिन जो फर्ज है, यानी दो जो बुनियादी बातें हैं ना, जरा उनके बारे में देखिए कि निकाह असल में दो चीज़ों का नाम है। क्या है? एक इजाबो कबूल है, यानी इसका कबूल किया जाना है, और दो गवाहों का वहाँ पे मौजूद होना। यानी इस्लाम ने इसमें 3, 4, 6, 10 गवाहों की भी बात नहीं की, यानी सिर्फ दो लोगों की मौजूदगी में, दो लोग अल्लाह की रज़ा के साथ एक दूसरे को कबूल कर लें तो निकाह मुनक्किद हो जाता है, निकाह की बुनियादी शराइत जो है वो पूरी हो जाती हैं। अब मामला तो इतना सादा और आसान था, हमने इसको कितना ज़्यादा बना दिया। और फिर हम ये देखते हैं कि जब निकाह के लिए लिस्ट बनने लगती है तो निकाह के अंदर सबसे बड़ी मुआशरे के अंदर रुकावट ये होती है कि अब इस निकाह की खुशी में शरीक करने के लिए सबसे पहले तो 100-200 ख़ानदान के लोगों की लिस्ट बनती है, फिर दोस्तों की बनती है, मोहल्लेदारों की, जानने वालों की, फिर एक शो ऑफ का जो पहलू उसके अंदर बढ़ता जाता है। नतीजा ये होता है कि अच्छा खासा जो बावसाइल आदमी है वो भी अपनी या अपने बच्चों की शादी करते वक्त 10 मरतबा सोचता है कि मुझे इसके लिए अब कदम उठाना है। नतीजा क्या होता है? निकाह मुआशरे में डिले का शिकार होना शुरू हो जाता है, और निकाह का जो है वो ताख़ीर बुनियादी तौर पे हमें ये बताती है कि वो मुआशरे के अंदर बेरा रवी जो है उसकी बुनियाद डालती है और बहुत सारी खबास्तों और इल्लतों की बुनियाद बनाती है। सो अगर इस मुआशरे को आपने पाकीज़ा रखना है और इसको बामकसद रखना है, इसके अंदर रिश्तों का एहतराम रखना है और अपनी ज़िंदगियों में सुकून रखना है, क्योंकि रिश्तों का एहतराम होता है तो घराने में सुकून होता है, और जब घराना सुकून हासिल करता है तो अल्टीमेटली इंसानों की ज़िंदगियाँ जो है वो बामकसद होना शुरू हो जाती हैं और आसान होना शुरू हो जाती हैं। सोच को कैसे बदला जाए? फिर सोच को बदलने का बेहतरीन तरीका ये इबलाग ही है जो इस वक्त आप और मैं हम बैठ के कर रहे हैं, जो जिसमें हमारे सामीन और नाज़रीन इस वक्त हमारे साथ शरीक हैं। हम पूरी दयानतदारी के साथ हौसला करें, और जिस तरह हम नए फैशन को अडॉप्ट कर लेते हैं ना, और हमें पता होता है कि शुरू में इसके बारे में जो है वो हमें वो मुज़ामत का सामना होगा, लोग इस पर मजाक उड़ाएंगे, लेकिन हम उसको अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लेते हैं। जिस तरह हम उन निस्बतन कई उनमें बुरी बातों को हम सिर्फ फैशन के नाम पे कबूल कर लेते हैं, इसी तरह मुआशरे को अपने फैशन खुद डेवलप करना होते हैं। मैं ये समझता हूँ कि हमें भी अपनी रिवायात को दोबारा रिवाइव करना चाहिए, और ये जो अच्छी रिवायात हैं, जैसे भी आपने बताया कि मुआशरे में एक बहुत मुख्तसर सा तबका सही, लेकिन अब कुछ लोगों में इस तरह का शऊर भी पैदा होता जा रहा है जो सारे वसाइल होने के बावजूद अपने निकाह को बहुत आसान रखते हैं और अलामती तौर पर आसान रखते हैं। और मैं समझता हूँ कि जितनी तशहीर सोशल मीडिया और हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया, प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जिस तरह ये जो बहुत साहिब सरवत लोगों की शादियों की जिस तरह कवरेज करता है, इसी तरह वो जो आसान शादियां होती हैं उनको भी एक एग्जाम्पल के तौर पे, मिसाल के तौर पर प्रमोट किया जाना चाहिए। बड़ी अच्छी बात है, उनकी भी की जाती हैं और उनकी भी मिसालें सामने आती हैं कि घर बैठे निकाह कर लिया 2 जोड़ों में या 1 जोड़े में, तो वो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन वो सिर्फ देखने की हद तक आप ये देखिए ना वलीमे पे हमारे यहाँ कितना एक बड़ा मरला होता है वलीमा। आप देखिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के अंदर वलीमा जो है उसका मामूल क्या है, और ये खुद निकाह जो है, ये जो एक प्रेशर है ना, मैं ये भी समझता हूँ कि इस पे भी बात होनी चाहिए। ये जो लोग समझते हैं कि जी सारों को नहीं बुलाएंगे तो शायद पता नहीं निकाह बेबरकत रह जाएगा, उसमें से बरकत खत्म हो जाएगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह का ज़माने के निकाह का हाल तो ये है कि हुजूर के असहाब, उनके लिए हुजूर से ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट गेस्ट हो सकता है उनकी किसी तकरीब में, लेकिन हुजूर मदीने में मौजूद हैं और कई असहाब ऐसे हैं जिनका हम तक अहवाल पहुंचता है कि उन्होंने हुजूर की मौजूदगी में, हुजूर की एब्सेंस में निकाह किया और हुजूर ने उस पर खुशी का इजहार किया और कहा कि तुमने नेक अमल किया, तुमने इतना देर भी नहीं उसमें डाली, ताखीर नहीं की, उसे मसलियत का शिकार नहीं किया कि तुम मुझ तक पहुंचते और फिर निकाह होता। हमारे यहाँ तो जब तक वो दीर से पुप्पो नहीं आएंगी और कराची से जो है ना हमारे जो है ना चचा नहीं आएंगे, उस वक्त तक निकाह नहीं होता। घरों में पड़ाव डाले जाते हैं आपको बकायदा, उसके अलावा जेवर भी डालना, अगर जेवर नहीं डाला लड़की वालों को जहेज की टेंशन है, लड़की वालों को जहेज की टेंशन है। देखिए दो तरफा जो है ना इस्तेहसाल होता है। आप ये देखें कि लड़के से जो है वो मेहर के नाम पर उसे जो एक्सप्लॉइट किया जाता है और बेटी वाले जो है उनको जहेज के नाम पे प्रेशर दिया जाता है कि आप खाने में क्या दे रहे हैं, मटन दे रहे हैं कि नहीं दे रहे। असल में जब हम खुशियों के इजहार के लिए सब कुछ जो करते हैं ना, ये जिस वक्त हम एक दूसरे को राहत देने के लिए, खुशी देने के लिए, इज्जत देने के लिए करते हैं तो बरकत होती है, लेकिन जब मुकाबले की बात आ जाती है तो फिर वो सारे का सारा जो है वो खैर उसमें से निकल जाता है। और कह रही हूँ मैं, मुझे सिर्फ इतना बता दें कि अगर जितना थोड़ा पैसा लगता है उस निकाह में बरकत ज्यादा होती है। बेशक अल्लाह के रसूल ने 2 टोक लफ्जों में ये कहा कि बरकत वाला वो निकाह है जिसको आसानी से मुनक्किद किया जाए, और फिर औरत के बारे में कहा कि सबसे बरकत वाली वो औरत है जिसका मेहर आसानी से अदा किया जा सके। इसका क्या मतलब है कि इसे सिंपल करके किया जाए। हुजूर के निकाह वलीमे की मैं बात कर रहा था, तो आप ये देखें कि हुजूर की जिंदगी में हजरत सफिया के साथ हुजूर का वलीमा हो रहा है और उसकी आलम क्या है, उसके अंदर कोई खाना नहीं है, उसके अंदर कोई डिशेज नहीं बन रही। क्या है, एक जो है ना वो पनीर
पनीर से साहब, कुछ बड़ी चीज बनाई माजरत, जाती है और घी के बड़ी साथ जो है ना माजरत सर, वक्त वो हमारे एक आध चीज पास हलवा बना दिया जाता हो है गया कच्ची बात। और ये बड़ा ही शानदार टॉपिक है। बड़ी इस पे तो जितनी गुफ्तगू की जाए कम है। बहुत शुक्रिया सर, आपने सुनो पाकिस्तान को वक्त दिया और आई एम श्योर कि हमारे व्यूअर्स ने भी इस सेगमेंट से काफी कुछ सीखा होगा। तो अपनी शादियों को आसान बनाए, अपनी जिंदगियों को आसान बनाए। और हमने जो आपको पिक्चर्स के बारे में बताया था उस पर आपने जरूर कमेंट करना है, आपको इनाम भी मिलेगा। कल आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।